नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और आज के इस अंक में हम बातचीत करने वाले हैं जो हमारे किसान भाई हैं, वो फल और सब्जी से कैसे अपना मूल्यवर्धन कर सकते हैं, कैसे उसका प्रसंस्करण कर सकते हैं और कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीषा कौशल, जो कि है सीनियर साइंटिस्ट, और साथ ही में है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी और नौनी से। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिमन्यु, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम बातचीत कर रहे हैं जो हमारे किसान भाई है वो कैसे जो फल और सब्जी का जो उत्पादन करते हैं उससे अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं, कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें फल और सब्जियों का क्या महत्व रहा है? अगर जैसे कि हम बात करें फलों और सब्जियों की, तो जो फल और सब्जियों का उत्पादन है उसका भारत में जो विश्व में जो स्थान है वो भारत का दूसरा स्थान है। जो उत्पादन हमारा फलों और सब्जियों का हो रहा है, वो जो भारत में अनाज फसलें हैं जैसे कि धान है, गेहूं है, मक्का है, उसके जो उत्पादन के वो बराबर है जी। और अगर फलों में अगर हम बात करें तो फलों में जैसे कुछ हमारे फल हैं, आम है, पपीता है। इसी तरह सब्जियों में अगर बात करें हमारे भिंडी है, अदरक है, तो उसमें भारत का पहला स्थान है जी। और इसी तरह कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे कि आलू है, प्याज है, उसमें भारत का दूसरा स्थान है। इसी तरह अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें तो हर साल, और मैं डॉक्टर अभिमन्यु यहाँ रोकना भी चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा कि जो भी दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर कोई भी कॉलर्स हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, कोई भी अपनी राय रखना चाहते हैं, कोई भी उनकी ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में वो सलाह लेना चाहते हैं, तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आपको शिमला का STD कोड लगाना अनिवार्य है, जो कि है 0177। तो हम बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर अभिमन्यु आप बता रहे थे कि क्या फल और सब्जियों का क्या महत्व रहता है और कैसे हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं, तो कि क्या महत्व है और क्या स्कोप आप देख रहे हैं? तो उसी तरह जैसे कि हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था में, तो हर साल भारत से अप्रॉक्सीमेटली आप ये 9,000 करोड़ रुपए का जो है हमारा फल और सब्जी भारत से निर्यात होता है। तो इस तरह से ये हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छे से सहायक हैं। अगर हम बात करें पोषण की, तो पोषण में हमारे जैसे कि आपने सुना भी होगा, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, इसके अलावा आपको वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए। वाइटामिन और मिनरल्स आपने कोविड कार्यकाल में भी सुना होगा कि कोविड में आप वाइटामिन लीजिए, मिनरल्स लीजिए। तो इस तरह से जैसे आपके बहुत सारे जो खाद्य समूह हैं, जैसे कि आपके धान, गेहूं है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। इसी तरह आपके जो मांस है, मीट है और इससे मछली है, उससे आपको प्रोटीन मिलती है। लेकिन फल और सब्जियां, उनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं और वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी की जो शरीर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उससे उसको बढ़ाती है। तो जिस तरह हम बात करें विटामिन ए की, तो जैसे विटामिन ए हमारी आंखों के लिए ज़रूरी है। जो पीले हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आम है, पपीता है, आड़ू है, खुमानी है, जो कि आड़ू खुमानी हिमाचल में भी बहुत पाए जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए और सबके लिए आंखों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि आजकल हम फल सब्जी बच्चे आजकल कम सेवन कर रहे हैं, तो उसका ये है कि उनके जो चश्मे उनको लगे हुए हैं। तो अगर हम फलों और सब्जियों का सेवन करेंगे तो उससे हमारी जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। जैसे कोविड में बताया कि विटामिन सी लीजिए, आप आयरन लीजिए, जिंक टैबलेट्स लीजिए। तो उसके बजाय अगर हम नेचुरली उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करें तो वो कोविड के काल में भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। डॉक्टर मनीषा, मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहूँगा, आप सीनियर साइंटिस्ट भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस टेक्नोलॉजी को आप देखते हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में। तो आवश्यकता क्यों है कि हम जो हमारी फल और सब्जी हैं जो किसान भाई उगा रहे हैं उसका अच्छे ढंग से प्रबंधन किया जाए, उसका संशोधन किया जाए, क्या आप देखते हैं? हर्षी, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 70% की जो आबादी है वो कृषि एवं उनके कार्यों से अपना जीवन निर्वाह करती है। और फल एवं सब्जियां, जैसे अभी बताया, हमारी इम्यूनिटी के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत ही, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, तो इनको लंबे समय तक उपलब्ध करवाने के लिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो इसमें बहुत शोध कार्य कर भी रहे हैं और अभी भी वो शोध कार्य चल रहे हैं। और जो हमारा मेजर उद्देश्य है वो ये रहता है कि फलों एवं सब्जियों की तुड़ाई उपरांत जो होने वाली क्षति है उसको कैसे रोका जाए। ऐसा करने से हमारी जो फूड सिक्योरिटी है
वो एश्योर्ड हो जाती है और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी एक निश्चित आय तय हो जाती है। इसके अलावा फलों एवं सब्जियों के प्रबंधन से हमारे मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने, अभी हमने कोविड काल में ही देखा, बच्चों के लिए जंक फूड जब हमने बंद किए और उनको जब हमने घर में बना के हमने नए नए वैरायटीज़ ऑफ फूड दिए तो वो उन्होंने खाए। इसका मतलब नए प्रोडक्ट्स को अगर हम बनाएंगे और अगर हम उसमें न्यूट्रिशनल ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगी। जी डॉक्टर मनीषा, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फल और सब्जियों के प्रति जो प्रबंधन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, और फल और सब्जी से हमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं और किसान जो हैं वो जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। और अगर मैं हिमाचल के संदर्भ में बात करूँ तो यहाँ पे फल और सब्जी से जुड़े हुए लोग काफ़ी सारे हैं, चाहे वो किसान हो या फिर किसानी से जुड़े हुए लोग जो रिटेल उसको आगे करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आप क्या स्कोप देखती हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी भी फल या सब्जी की तुड़ान होती है तो उसमें काफ़ी सारा वेस्ट निकल जाता है और कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई हैं उनको थोड़ा नुकसान भी उसका सहना पड़ता है। तो आप क्या स्कोप देख रही हैं फ्यूचर में कि जो फल और सब्जी है उसका अच्छा ढंग से प्रबंधन हो? हर्ष जी, ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, दिस इज़ अ राइजिंग सेक्टर बेसिकली। तो आने वाले समय में इसमें डेफिनेटली बून है, बिकॉज अगर हम बाकी देशों को देखें और अपने देश को देखें तो कहीं ना कहीं बाकी देशों में जो प्रोसेसिंग की परसेंटेज है वो 20%, 30, 40, 45% है और हमारे देश में जो प्रोसेसिंग की परसेंटेज है वो मात्र 2 से 2.5% है। हमारे पास ऑल्दो हम लोग, भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड में, हम चाइना के बाद आती है जो हमारी प्रोडक्शन आती है, लेकिन जो प्रोसेसिंग की परसेंटेज है वो हमारी बहुत कम है। तो हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि हमारे लॉसेस परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे बागवान है, वो इनपुट बहुत लगाते हैं, लागत बहुत लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉसेस परसेंटेज है वो, जैसे अभी बताया आपको डॉक्टर अभिमन्यु ने, वो 20 से 25%, कहीं पर 40% भी हो जाता है। तो प्रोसेसिंग करके और सही समय पे उनका सस्योत्तर प्रबंधन करके अगर हम इन लॉसेस को कम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो आय है, हमारे जो किसानों की आय है, उसमें कई गुना मुनाफा होने वाला है। डॉक्टर मनीषा, जैसा कि आपने बताया कि फल और सब्जी के अगर अच्छे ढंग से उसकी तुड़ाई की जाएगी, अच्छे उसकी टेक्निक्स को फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं जो लॉसेज हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। तो डॉक्टर अभिमन्यु, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुड़ाई के उपरांत जब हम फल और सब्जियों का कैसे एक अच्छा प्रबंधन करें जिससे कि जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो और कहीं ना कहीं जो आर्थिकी है वो बहुत ज़्यादा हो? तो जिस तरह से मैम ने बताया कि आपको जो लॉसेस हैं वो 40% तक जाते हैं आपके, तो लॉसेस क्यों हो रहे हैं, वो पहला सवाल है कि लॉसेस जो है उनको कम कैसे क्यों हो रहे हैं और कम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा फल और सब्जियां, उसमें बहुत ज़्यादा नमी है, इसलिए वो थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम अनाज की बात करें, धान है, गेहूँ है, तो आपकी 1 साल 2 साल तक जो है ख़राब नहीं होती। पर अगर फलों की बात करें तो फलों को जैसे ही आपने तोड़ा, उसके बाद जो भी प्रबंधन है, सस्योत्तर प्रबंधन जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, वो वहीं पे शुरू हो जाता है। वो ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही आपने उसको तोड़ा तो उसके अंदर जो श्वसन क्रिया है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो जो रेस्पिरेशन क्रिया उनकी चली होती है, तो जिस क्रॉप की रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगी, श्वसन क्रिया ज़्यादा, जैसे मशरूम है, तो वो जल्दी ख़राब होगा, जिसकी श्वसन क्रिया थोड़ी कम है वो थोड़ा धीरे ख़राब होगा। तो हमें जो तोड़ने के बाद ही उसका मैनेजमेंट शुरू होता है, तो जैसे सबसे पहले स्टेप है जैसे प्री कूलिंग। तो प्री कूलिंग हमारा जैसे कि आपने कहा कि तुड़ान के बाद ही कहीं ना कहीं जो फसल की डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, अगर आप उसको ढंग से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपको नुकसान वहीं से शुरू हो जाता है। तो तुड़ान कब करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सुबह के समय तोड़ा जाए और या फिर दिन के समय तोड़ा जाए, शाम के समय तोड़ा जाए। तो अगर आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताएं कि जो तुड़ान होनी चाहिए किसी भी फल या सब्जी की, वो कब होनी चाहिए? मोस्टली जो है वो शाम के समय जो तुड़ान करते हैं और जो उसके बाद तुड़ान के बाद एकदम उसकी प्री कूलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने फल तोड़ा, वो 30 डिग्री पे है, 25 डिग्री पे है, तो उसको एकदम हम लो टेम्परेचर पे लाते हैं, क्योंकि अगर कम टेम्परेचर पे आपका क्या होगा कि जैसे जो उसमें एक्टिविटीज़ चली है, जो श्वसन क्रिया की हमने बात की, रेस्पिरेशन की बात की, क्योंकि रेस्पिरेशन जो उसके स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, उसकी स्टोर्ड जो रिजर्व्स हैं वो यूज़ होते जाते हैं, तो उससे उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो पुअर होगी। लेकिन अगर उसको हम टेम्परेचर कम करेंगे तो जितने आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंगस है, उसकी एक्टिविटी भी कम होगी। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 जो मेन फैक्टर्स हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, जो सस्योत्तर प्रबंधन में आप कहते हैं, वो है आपका तापमान और एक है आर्द्रता। तो हम तापमान जो जितने भी हमारे फल हैं उनको हम 0 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक हम उनको भंडारित करते हैं, क्योंकि फल तोड़ने के बाद, प्री कूलिंग के बाद जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा तब तक भी उसके खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर अभिमन्यु, प्री कूलिंग की आप जिक्र करेंगे, कोई भी फल और सब्जी जब भी वो तुड़ान की जाती है उसके बाद उसको प्री कूलिंग किया जाए, तो मैं ये जानना चाहूँगा प्री कूलिंग कितनी ज़रूरी है और क्या जो हमारे किसान भाई जो हमें देख रहे हैं, क्या वो घर में भी उसको प्री कूल कर सकते हैं या कोई टेक्निक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है?
प्री कूलिंग के अगर ज़रूरत में अगर आपको बताऊं तो अगर आप 1 घंटा प्री कूलिंग अगर देर से करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी शेल्फ लाइफ जो 1 दिन तक कम हो जाती है। अगर आपकी शेल्फ लाइफ अगर 8 दिन है तो वो 7 दिन रह जाएगी अगर 1 घंटे की भी आप देरी प्री कूलिंग करते हैं। और अगर हम बात करें घरों में आप जैसे कोई भी ठंडा कमरा है, अंडरग्राउंड कमरा है, वहाँ पर आप अपनी फसल को रख सकते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर हो, तापमान जो कम किया जा सके, क्योंकि जब आपने उस फसल को तोड़ा तब उसका टेम्परेचर जो है वो जितना आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो उस हिसाब से होगा। लेकिन अब उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो उससे मॉइस्चर लॉस भी कम होगा, उससे नमी भी कम लॉसेस होंगे और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी इसमें कम अटैक करेंगे और उसमें जो श्वसन क्रिया है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है, सारी कम होंगी। तो जितनी एक्टिविटीज़ कम होंगी तो उतना वो उसकी जो पकने की जो प्रोसेस है वो उतनी ही धीमी होगी। तो जितना कम धीरे धीरे पकेगा उतनी जल्दी उसको, उतने देर तक आप उसको मार्केट में ला सकते हैं। जी डॉक्टर मनीषा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर अभिमन्यु ने बताया कि प्री कूलिंग एक प्री रिक्विजिट है। अगर आप प्री कूलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी क्रॉप है उसको नुकसान कम होगा। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि प्री कूलिंग करने से आप अपनी क्रॉप की जो शेल्फ लाइफ है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप फल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, कितने समय तक आप उसको चला सकते हैं। और अगर हम बात करें गर्मियों में तो हम देखते हैं कि जो भी सब्जी होती है, फल होती है, उसको प्री कूल किया जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो जीवन है वो हम बढ़ा सकते हैं। बट सर्दियों में भी क्या प्री कूलिंग ज़रूरी है या नहीं? हर्षी, पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताना चाहूँगी। जो फल और सब्जियाँ होती है वो जीवित वस्तु है, तोड़ने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमने वो वस्तु तोड़ दी, अब वो जीवित नहीं है। ऐसा नहीं है। जब तक फल और सब्जियां अपने पेड़ पे है या अपने पौधे के साथ है, वो अपने पौष्टिकता या अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो या पानी है वो पौधे से ले रही है। लेकिन जब हमने उस फ्रूट या वेजिटेबल को हार्वेस्ट कर दिया और हम अपने घर पे ले आए हैं या हमने कहीं स्टोर कर दिया, उस दौरान भी वो एक जीवित वस्तु है। वो अपनी जितने भी उसकी प्रोसेसेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, सांस लेने की प्रक्रिया है, वो जो उसके स्टोर्ड वो रिजर्व्स हैं वो उनसे पूर्ण कर रही है। तो जितना टाइम हम उसको स्टोर कर रहे हैं वो अपने जो वो रिजर्व्स हैं उससे प्रोसेस कर रही है। और अगर हम प्री कूलिंग की जैसे बात कर रहे हैं, प्री कूलिंग का मतलब है जो उसकी फील्ड हीट है उसको हमें मिनिमाइज करना है। फील्ड हीट मतलब रेस्पिरेशन रेट। जैसे हमें खुद भी फील होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा चल के आते हैं तो हमारे सांस की जो गति है वो बढ़ जाती है ना। और जैसे हम पानी पी लेते हैं तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और हम नॉर्मल फील करते हैं। तो उसी प्रकार से फल एवं सब्जियाँ तोड़ाई के उपरांत जो उनकी फील्ड हीट है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें प्री कूलिंग करना पड़ता है। प्री कूलिंग करने से उनकी जो फील्ड हीट है वो कम हो जाती है, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जहाँ तक सर्दियों की बात है, आपने पूछा कि सर्दियों में भी प्री कूलिंग करना अनिवार्य है। तो जिस मौसम में आपने उस फल को वो किया, हार्वेस्ट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके गर्मियों के वाले फ्रूट्स हैं उनमें फील्ड हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें तो प्री कूलिंग बहुत अनिवार्य है। पर सर्दियों के दौरान क्योंकि ऑलमोस्ट बाहर का तापमान भी आपका काफ़ी ठंडा है, तो उस दौरान प्री कूलिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें कोल्ड स्टोर रूम में ला के रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्री कूलिंग और कोल्ड स्टोरेज एक ही रूम से आपका कारगर साबित हो रहा है। जी डॉक्टर मनीषा, कुछ किसान भाई ये भी कहते हैं कि जितनी जल्दी आप फसल को तोड़ेंगे उतनी जल्दी आप उसको मंडी लेके जाएं, तो इस तर्क से आप कितना सहमत हैं? मंडी लेके जाने के लिए ये दो बातें हैं। अगर आपके पास मंडी लेके जाने के लिए ऑप्शंस है, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपने मंडी में कहाँ जाके बेचना है या आपने किसको देना है, तो डेफिनेटली आप मंडी लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रोड्यूस ज़्यादा है और मार्केट में ऑलरेडी गलत आया हुआ है, तो आपको उस प्रोड्यूस को कुछ समय के लिए कोल्ड स्टोर पे रखना है या आपको स्टोरेज पे रखना है। तो क्योंकि आपने तो इतना पैसा लगाया है, आपको प्रॉफिट भी तो चाहिए है। अगर आप गलत के दौरान अपने प्रोड्यूस को मार्केट में लेके चले गए तो आपको उसका बेयर मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो फार्मर्स को, किसानों को, हमारे बागवानों को ये चीज़ डेफिनेटली देखनी पड़ती है कि किस समय उनको अपना प्रोड्यूस मार्केट में लेके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, मैक्सिमम गेन जो है, वो हमारा एक सोल ऑब्जेक्टिव रहता है। जी डॉक्टर मनीषा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि फल और सब्जियों की हम बात कर रहे हैं और जैसा कि टेक्नोलॉजी का युग है, साइंस का युग है, तो फल और सब्जी से हम कौन कौन से ऐसे परीक्षित पदार्थ हम बना सकते हैं? हर जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि परिरक्षण करने की आवश्यकता ही क्या है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, एक तो नंबर 1 फलों एवं सब्जियों को लंबे समय तक उपलब्ध करवाना, उनकी क्षति को रोकना, जो तुड़ाई उपरांत की क्षति है उसको रोकना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, स्वरोजगार के साधन प्राप्त करवाना, ठीक है, और इसके अलावा फूड में वैरायटी देना, किसानों के लोग को आत्मनिर्भर करना, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। तो ये सारे इसके रीजंस हैं। और जहाँ तक कि इसके प्रोडक्ट्स की जो सूची की बात है, ये बहुत लंबी सूची है, मैं कुछ के नाम लूँगी। अगर हम रस की बात करें तो फलों के रस से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से बहुत कॉमनली है रेडी टू सर्व ड्रिंक, जिसको बोलते हैं RTS ड्रिंक, स्क्वैश, कॉर्डियल, एपिटाइज़र।
गुद्दे से बनने वाले जो हमारे पदार्थ हैं उनमें से जैसे आपका जैम है, जेली है, मार्मलेड है, कंसंट्रेट है, पाउडर है, इसके अलावा प्रिजर्व और कैंडी। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे सॉस है, चटनी है, अचार, केचप, सूप, और आजकल क्योंकि फलों एवं सब्जियों की जो वैल्यू है वो लोगों को पता चल रही है, तो बेकरी के प्रोडक्ट्स में भी इनकी फोर्टिफिकेशन, इनकी सप्लीमेंटेशन की जा रही है जी। और अगर आप कोई भी इस प्रकार से फल और सब्जी से जुड़े कोई भी ऐसी इस प्रकार के पदार्थ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो आर्थिकी है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई फ़र्क पड़ता होगा। अगर आप वही चीज़ बेच रहे हैं तो आप उससे कितना अर्न करेंगे, और अगर आप उसी को ही एक प्रोड्यूस बना के बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद उससे थोड़ा ज़्यादा अर्न कर पाए। डेफिनेटली हर्षित, जैसे पहले आप देखते थे आजकल जितने भी हमारे नमकीन के पैकेट्स भी आ रहे हैं उसमें भी एप्पल चिप्स डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अगर आलू की हम बात करें 20 या 30 रुपए किलो मिलता है, और अगर आप एक चिप्स का पैकेट लें तो 20-30 रुपए का, मेरे ख्याल से 100 ग्राम भी उसमें आलू नहीं होता। बिल्कुल 10 टाइम प्रॉफिट है। अगर हम इसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो 6 गुना 7 गुना ज़्यादा हो जाती है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आजकल कोविड के दौरान के बाद अब लोगों को ये तो समझ आ गया है कि फ्रूट और वेजिटेबल की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं डॉक्टर अभिमन्यु आपको यहाँ जोड़ना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें सेब की अगर हम बात करें तो सेब एक ऐसा फल है जिससे बहुत सारे लोगों की आर्थिकी जुड़ी है। और अगर हम लोअर बेल्ट्स में भी जाएं तो वहाँ पे भी नाशपाती और इस प्रकार के जो स्टोन फ्रूट्स हैं उससे काफ़ी लोग लाभान्वित होते हैं। तो सेब और नाशपाती की अगर हम बात करें तो इससे कौन कौन से ऐसे मूल्यवर्धक जो उत्पाद हैं वो किसान भाई बना सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनको आर्थिकी में एक फ़ायदा हो। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जब आपका एप्पल मार्केट में आता है तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गलत मार्केट में रहता है कि बहुत सारा एप्पल एक साथ आ गया। तो उस टाइम जो क्या है कि आप उससे जूस निकाल के रख सकते हैं जिसको हम रस कहते हैं। इसके अलावा पल्प गुद्दा जिसको हम निकाल के रख सकते हैं, और इसके अलावा कंसंट्रेट जैसे कि HPMC में भी कंसंट्रेट उसका निकाला जाता है और उस कंसंट्रेट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप बाद में उसी निकाले हुए रस से या फिर गुद्दा पल्प से या कंसंट्रेट से या फिर ताज़े फलों से भी या फिर जो भंडारित किए हुए फल जो कोल्ड स्टोर में आपने फल रखे उनसे भी, तो उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। जैसे कि आप उससे ड्रिंक, स्क्वैश, नेक्टर, एपेटाइज़र इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप जेली और जैम भी उससे बना सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके सुखाए हुए प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपके एप्पल रिंग्स जिनको हम एप्पल के छल्ले कहते हैं उनको भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो हाल ही में जो ज़्यादा प्रचलित है जैसे कि आपकी एप्पल वाइन है, एप्पल साइडर विनेगर है, ये प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत सारे मात्रा में आजकल उपलब्ध हैं जी। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे हैं, और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, आपके कोई सवाल है, हमारे एक्सपर्ट के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर अगर आप कॉल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं या मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो शिमला का STD कोड लगाना ना भूलिए। शिमला का STD कोड है 0177। हम बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार से जो किसान भाई हैं वो मूल्यवर्धन कर सकते हैं फल और सब्जी से। तो मैं डॉक्टर मनीषा आपसे जानना चाहूँगा कि प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो भी फल और सब्जी से जुड़े जो पदार्थ हैं उससे आप कहीं ना कहीं आर्थिकी कमा सकते हैं, तो कैसे प्रोसेसिंग की जाए, प्रसंस्करण किस प्रकार से किया जाए? अगर हम गुठलीदार फलों की बात से करते हैं, हमारे जो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में बहुत सारे शोध कार्य किए जा रहे हैं और हमने हर फल के ऊपर बहुत शोध कार्य किए हैं। तो अगर हम गुठलीदार फलों की बात करें तो प्लम, खुरमानी या जो आड़ू हैं, ये बहुत ही पौष्टिक गुठलीदार फल हैं जिनमें विटामिन A, विटामिन C और मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जो इनकी शेल्फ लाइफ है वो बहुत छोटी है। तो परासरणी निर्जलीकरण जिसको ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, हमने उस तकनीक से इन फलों को जिनकी शेल्फ लाइफ केवल 10 से 15 दिन है, हमने 6 से 8 महीने के लिए इनको उपलब्ध करवाया है। तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सुविधाजनक है। घर पे भी अगर आप कोशिश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के लिए आपको अध पके फलों को लेना है। अगर हम प्लम की बात करें तो आपको अध पके प्लम के फलों को लेना है और प्रारंभिक छंटाई और धोने के उपरांत इन्हें 0.5% कास्टिक सोडा के घोल में मात्र 30 सेकंड के लिए उपचारित करना है। उसके बाद इनको धोना है और इनको 70% शर्करा के घोल में, चीनी के घोल में 10 से 12 घंटे के लिए डुबो कर रखना है। उसके बाद उनको घोल से बाहर निकालकर मैकेनिकल डिहाइड्रेटर में या सोलर ड्रायर में इनको ड्राई करना है। तो 3 से 4 घंटे के ड्राई करने के प्रोसेस में जब फल बहुत नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हल्के हाथ से दबाने पर ही इनकी गुठलियां निकल जाती हैं। उसके बाद हमें इस प्रोसेस को, जो ड्राइंग का प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और 14 से 15%
मॉइस्चर तक इनको ड्राई करना है। जी। इस मॉइस्चर तक आने के बाद इन फलों को हम 6 से 8 महीने के लिए वैक्यूम पैकिंग करके उपलब्ध करवा सकते हैं। और मार्केट में हम देखते भी, मैं आपको बताऊं, मैं हमारे अफगानी प्रून्स आपने देखे होंगे, हाँ, और काफी एक्सपेंसिव होते हैं ये प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। और अगर आप अगर आप सोच रहे होंगे कि जो शर्करा बची है, चीनी का घोल बचा है, हम इसका क्या करेंगे, तो चीनी के घोल से आप फिर बची हुए घोल से आप स्क्वैश बना सकते हैं। जो गुद्दा है, अगर आपके पास फलों के गुद्दे हैं या रस है, उसको डाल के आप उनकी स्क्वैश बना सकते हैं। जी। तो जी, इसके बहुत प्रोसेसेस हैं। जैसे कि मैम ने भी बताया, डॉक्टर अभिमन्यु, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारी आप ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप एक फल उत्पादक हैं या सब्जी उत्पादक हैं, तो जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको कहीं ना कहीं आप अगर इस तरीके से मार्केट में लेके आएँ तो आप ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। मशरूम की अगर हम बात करें, मशरूम अक्सर हम सब लोग ही खाते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं, तो मशरूम से हम क्या कर सकते हैं जिससे जो हमारे किसान भाई है वो लाभान्वित हो? जैसे कि देखिए, मशरूम की अगर हम बात करें तो जैसे फलों और सब्जियों की हमने बात की, उसमें आपके विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पर अगर वहाँ तक मशरूम की हम बात करें तो मशरूम में विटामिन और मिनरल्स के अलावा उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो पर मशरूम के साथ दिक्कत ये है कि वो ख़राब जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें नमी बहुत ज़्यादा है और जो उसकी श्वसन क्रिया, जो रेस्पिरेशन रेट है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए घरों में भी आमतौर पर आपने देखा होगा कि 3-4 दिन में मशरूम आपका ख़राब हो जाता है। तो मशरूम से हम उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मूल्यवर्धन करके उसके प्रोडक्ट्स बना के हम उसको बाद में भविष्य के लिए यूज़ के लिए ला सकते हैं। विदेशों में भी जो हम कैंड मशरूम है, जो डिब्बाबंद मशरूम है, उसको बहुत मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसको फास्ट फूड में या पिज़्ज़ा में, वहाँ पे जो है आपके कैंड मशरूम जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप उसको मशरूम को सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद उसका आप पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर में जैसे प्रोटीन कंटेंट है, तो उसके आप बिस्किट, कुकीज़ जो आपके आटे से बन रहे हैं, मैदे से बन रहे हैं, उसमें मशरूम पाउडर डाल के उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप अचार, फिर सुखाए हुए मशरूम, फ्रीज ड्राइड मशरूम, उसके अलावा फिर आप उसके मशरूम के पापड़ वगैरह और चीज़ें उससे बना सकते हैं। कोविड-19 का दौर चल रहा है डॉक्टर मनीषा, और कोविड-19 में अक्सर ये कहते हैं कि अदरक आप खाएं, और हम सब लोगों ने भी काफ़ी अदरक खाया। तो अदरक जो उत्पादक हैं वो कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं? अदरक हमारे सोलन, सिरमौर जो क्षेत्रों की बहुत प्रमुख फसल है और हमारे हर घर में ये इसका बहुत सेवन हो रहा है। कई बीमारियों के लिए हम रोज़मर्रा इसको इस्तेमाल करें, खास तौर पे ठंड है, फ्लू है, हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। को कुछ लोग पसंद नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही है हर्षी। उसके स्वाद इतना हार्श है, इतना तीखा है कि हर कोई उसको नहीं खा पाता है। तो हमारे डिपार्टमेंट में इस पर बहुत शोध कार्य किए गए और हमने इसके बहुत सारे नवीन उत्पाद बनाए हैं और हमने इसके पेटेंट भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से कुछ उत्पाद हैं जिंजर से बनी हुई लॉलीपॉप, जिंजर के बनी हुई चटपटी फांके, जिंजर से बनी हुई जिंगोली, लड्डू, पेड़ा और जिंजर की कैंडी। तो जिंजर की कैंडी आप सोच रहे होंगे मार्केट में भी मिलती है, लेकिन जिंजर की कैंडी जो बाजार में मिलती है वो चीनी के घोल में डूबे हुए अदरक होते हैं। हमने जो अपने वहाँ डिपार्टमेंट में शोध कार्य किया, हमने चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल किया और शहद में हमने प्लम के गुद्दे को भी डाला, क्योंकि प्लम में जो एंथोसायनिन्स और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारे जो अदरक में नहीं होते हैं, एंथोसायनिन्स। तो आप ये सोचिए कि अदरक को शहद और प्लम में डालने के बाद जो उसकी पौष्टिकता है वो 3 गुना और बढ़ गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर मनीषा आपने बताया, डॉक्टर अभिमन्यु आपने बताया, अगर ये सारी चीज़ें हमारे किसान भाई करें तो कहीं ना कहीं लाभान्वित ज़रूर हो सकते हैं। तो डॉक्टर मनीषा, आप, डॉक्टर अभिमन्यु, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।